नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और चुनावी न्यूज को लेकर हमारी खास पेशकश महा कवरेज में हम आपको बता रहे हैं तीसरे चरण में चुनाव की क्या स्थिति है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की सभी सीटों में चुनाव खत्म हो जाएगा और पल पल की अपडेट से हम आपको अवगत करा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां किस तरीके से करवट ले रही हैं उसको हर घंटे हम आपको अपडेट भी करा रहे हैं। और 5 बज चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 6 बजे तक वोटिंग होगी, तो 5 बजते ही अब 1 घंटे का समय मतदान के लिए बाकी है। तो पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। और खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं तो आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर एक बड़ी डिबेट होती हुई देश भर में दिखाई दे रही है वो है लालू प्रसाद यादव का बयान। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद अब स्थितियां फिर से देश में उन मुद्दों पर जाती हुई दिख रही हैं जिस पर अब तक चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आज मतदान के दिन लालू प्रसाद यादव के बयान पर एक नई बहस सी छिड़ गई है। एक एक करके आपको बयान से अवगत कराएंगे। पीएम मोदी ने भी वोट डालने के बाद आज जहां जहां सभाएं की हैं, लालू प्रसाद के बयान को निशाना बनाकर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। तो हम आपको अवगत करा रहे हैं, आज दिन भर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वोटिंग का समय 6 बजे तक है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां लगातार आज मतदान के दिन भी बनी हुई हैं। 11 राज्य 93 सीटें, वोटिंग अभी भी जारी है। सबसे बड़ा अपडेट जिस पर बहस चल रही है, पहले सुनाते हैं लालू प्रसाद यादव का बयान जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, एमपी के नाम, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है। जी, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो जिन बातों की चर्चा अब तक नहीं हुई थी उन पर खुलकर बोलते हुए पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि पहले दूसरे चरण में सुनाई दिया कि पहले मंगलसूत्र की चर्चा, फिर मांस मटन की चर्चा, और अब मुसलमान एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं पीएम मोदी। और वही कुछ दिखाई दे रहा है लालू प्रसाद के बयान के बाद। आज इस पूरे बयान की चर्चा जमकर रही और इसी के इर्द गिर्द चुनावी ताने बाने को बुनने की कोशिश भी की गई है। और जैसा कि हमने बताया कि 5 बज चुके हैं, तो नया अपडेट आपको दे देते हैं। 5 बज चुके हैं और 4 बजे तक का चुनाव आयोग का
अपडेट हमें मिल चुका है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है, वोटिंग उसकी हो रही है। तीसरे चरण में अंतिम दौर में मतदान जारी है, अंतिम दौर का मतदान जारी है। 1 घंटे से भी कम का समय वोटिंग के लिए बचा हुआ है। जो समय था दोपहर का उसमें वोटिंग कम हुई ऐसी जानकारी आई थी, लेकिन अब आखिरी के 1 घंटे में जमकर वोटिंग हो रही है। बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। 11 राज्यों के 93 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। जैसा कि हमने बताया कि 4 बजे तक 60% से अधिक का मतदान ओवरऑल औसत हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, मध्य प्रदेश की 9 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में वोटिंग की अगर हम बात करें तो 60% के आंकड़े को 4 बजे तक ही पार किया जा चुका था। मध्य प्रदेश में हालांकि 54% तक की जानकारी अभी आ रही है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत 4 बजे तक का औसत सभी राज्यों को मिलाकर यानी 11 राज्यों में करीब 60% के आसपास पहुंच गया है। अधिकृत आंकड़े अभी आने बाकी हैं। 1 घंटे का मतदान समय अभी भी बना हुआ है। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है अंतिम घंटे में, हम अपने अलग अलग प्रदेश के संवाददाताओं से चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले हम जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी के पास। सुबोध, बताइए क्या स्थिति है, आखिरी घंटे में किस तरीके की वोटिंग हो रही है? देखिए मोहन जी, जिस तरह से सुबह सुबह पर्यटन करने, माफ कीजिएगा, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग, जो वृद्धजन हैं, वो मॉर्निंग वॉक के बाद तत्काल बूथों तक पहुंच गए। यानी कि वृद्धों में भी, जो बुजुर्गवार हैं, उनमें भी जो संभव थे, सक्षम थे, उनमें एक उत्सुकता देखी गई। ठीक उसी तरह अब जब इवनिंग की बारी आ रही है, यानी कि दिन भर के दोपहर के बाद, हीट वेव्स के बाद जब आ रही है बारी, तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो सुबह उत्साह देखा जा रहा था वो अभी शाम तलक भी है। बड़ी बात है मोहन जी, मंगलवार का दिन है। देश के मंगल को लेकर मंगल कामना के साथ मंगल में मतदान का उपयोग लोगों ने किया है। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में 58% से ज्यादा का मतदान हुआ है। वहीं अगर दुर्ग की बात करें तो 58.6% मतदान का प्रतिशत बता रहा है। साफ जाहिर है कि आने जो 1 घंटा बचा है उसमें यह 10% और बढ़ सकता है, 10 से 15% और बढ़ नए उसके रिकॉर्ड की ओर भी जा सकता है। चलिए, दुर्ग से और अपडेट के लिए आपके पास जुड़ते रहेंगे, लेकिन करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेके वरिष्ठ पत्रकार संजू वर्मा जी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सारिक रईस खान भीड़ देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत कम था, उसके बाद जो जागरूकता को लेकर अभियान सा चलाया गया उसका असर दिख रहा है। तो पिछले बार की तरह वोटिंग यानी पिछले 2019 के प्रतिशत के आसपास से अधिक भी वोटिंग छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर। आप सभी को और हमारे दर्शकों को एक बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज लोकतंत्र के इस त्यौहार में जो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव था, उस पर हमारे प्रदेश के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी लोकतंत्र के में अपनी एक महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। देखिए, निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे समाज के जो दबे पिछड़े कुचले वर्ग है उनके आगे उत्थान के लिए, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो संभावनाएं बहुत अच्छी है। और जिस तरह से हमने जो अपनी 5
न्याय योजनाएं और जो 25 गारंटियां हमने अपने घोषणा पत्र में बातें कही है, और जो हमारा घोषणा पत्र हमारे लिए एक हमारे शपथ पत्र की तरह है, जिससे पहले भी जो हमारी सरकारें चाहे छत्तीसगढ़ में रहे, चाहे तेलंगाना में रहे, चाहे कर्नाटका में रहे, चाहे हिमाचल में रहे, तो हमने जो बात अपनी घोषणा पत्र में कही उसे आते के साथ आम जनता के हक में, समाज में बैठे प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक उन घोषणा पत्र में जो उनके हित के और जो उनके पक्ष में बातें कही गई थी उसको हमने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और आगे भी हमारी सरकार अगर बनती है, जो कि निश्चित तौर पर जो तीसरे चरण के मतदान के बाद इस तरह के जो संकेत जनता के माध्यम से और स्पष्ट रूप से जो हमें देखने में, रुझानों में और लोगों से बातचीत करने पर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भी बाहर लग रहा है कि लोग 10 साल में जो एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो उसी मुद्दे पे बार बार आप देश को दिग्भ्रमित कर लोगों की भावनाओं को भड़काकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर नवयुवकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार शिक्षा पे बात नहीं करेगी, आरक्षण पे जो लोगों के स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उस पर बात नहीं करेगी, लोगों को जो मूलभूत जो हमारे गरीब परिवार है उनको किस तरह से आगे उठाया जाए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने देश को अर्थव्यवस्था में सशक्त हो रहा है, 4थे नंबर 5वें नंबर पे आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का राशन खिला रहे हैं। तो जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने की नौबत आ रही है तो फिर किस तरह से देश उन्नति कर रहा है, ये तो विरोधाभास प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं बातों में है। तो उन्हें भी ये स्पष्ट परिलक्षित हो गया है कि अब जनता इस तरह से उनकी बातों में नहीं आ रही, तो रोज नित नए तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास, जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, जो बुनियादी बातों से चुनाव को भटकाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करके वर्गलाकर, जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार इस चुनाव को लड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो भारत न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद पैदल यात्रा निकाली, मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा उन्होंने पैदल जाकर लोगों के बीच में गए, किसानों के बीच में गए, इस समाज के जो हमारे शोषित वर्ग किसानों, चाहे कूलियों के बीच में गए, मैकेनिकों के बीच में गए, जोमेटो और अन्य माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी है और जो लेबर है उनके बीच में, महिलाओं के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में जाकर, समाज के सभी वर्गों के बीच में जाकर उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया। तो उसी आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और पूरे भारत देश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी हमें बेहतर से बेहतर नतीजों की चुनाव से उम्मीद है। और आने वाले समय में हम कांग्रेस के नेतृत्व में जो हमारा गठबंधन बना है उसे निश्चित रूप से केंद्र में सरकार बनाएंगे और जो हमारे वादे हैं उसे जरूर जनता के हित में पूरा करेंगे। तो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है और कांग्रेस को लगता है कि जो सरकार से नाराजगी है उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा और उसी आधार पर जीत का दावा ठोक रही है कांग्रेस। अभी वोटिंग जारी है और आखिरी समय तक जो है प्रयास दोनों ओर से अभी भी किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर चलते हैं, हमारे साथ कर्नल ईशान जी जुड़े हुए हैं। कर्नल ईशान जी, मध्य प्रदेश की स्थिति में क्या देखते हैं? कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि कोर इशू से अलग हटके जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर चुनाव होना चाहिए, और क्या उस मुद्दे पर चुनाव करने के लिए तैयार थी बीजेपी, या बीजेपी ने जो मुद्दे गढ़े उन्हीं पर यह चुनाव हो रहा है? मोहन जी, जब भी टीम सुनते हैं तो आपके पास खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो कि विपक्षी टीम की तरफ गोल करें, अपने ही गोल में ना करें। यहाँ पे जो इंडी गठबंधन बना है और कांग्रेस जिसकी सबसे प्रमुख दल है, इन्होंने अपनी टीम में लालू यादव, केजरीवाल जी और तमाम ऐसे लोगों को शामिल कर रखा है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप है और सेल्फ गोल भी किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए या कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, आज जो एक मुद्दा उठा दिया लालू यादव जी ने, या उसके पहले इनके तथाकथित राष्ट्रीय नेता ने उठा दिया, विरासत टैक्स और ये वो, जरूरत क्या है? इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं। आप जनसभा में जाके समाज को बांटने वाली और तुष्टीकरण की राजनीति किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात आप कर रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं इन चीजों को? आप मूलभूत बातों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम सभी सीटों पर, आज की 9 सीटों पर प्लस बाकी की सीटों पर भी जिनमें फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में इलेक्शन हुए हैं, सभी पे हम मजबूती से लड़े हैं और आने वाले
जो चौथे चरण में भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं और हम इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कार्य किया है। 2014 में जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें आशीर्वाद दिया। उसके पहले की 10 साल की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार के कार्यों को देखा था, जनता नाराज थी। एंटी इनकम्बेंसी बार बार बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन उस टाइम एंटी इनकम्बेंसी थी। 5 साल कर्नल साहब लेकिन मोदी जी के भाषणों में तो सीधे तौर पर वही मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं जो कि चर्चा में पहले नहीं थे। धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को बीजेपी हवा दे रही है। जनता के सामने ये मुद्दे उठा कौन रहा है? विरासत टैक्स की बात की किसने? मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिल जाना चाहिए करके किया किसने? आप चाहते हैं कि उसका जवाब भी ना दिया जाए? तो ये तो संभव नहीं है। उसका जवाब तो पक्का दिया जाएगा। जनता के बीच अगर ये इस तरह से भ्रम फैलाएंगे, एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि सरकार या माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री या पार्टी के अन्य लोग शांत रह के सुनते रहेंगे और इनका तमाशा देखेंगे। हमारी जवाबदारी राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र की जनता के प्रति है, इन लोगों की प्रति नहीं है जो कि रोज एक अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महिलाओं के बारे में इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं आपने सुनाई है। सुरजेवाला जी क्या कहते हैं आपने सुनाई है। सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कहती हैं आपने सुनाई है। उनको मैं रिपीट करने में भी या उनको दोहराने में भी मुझे शर्म आती है, और इस पे चर्चा करने में भी हमको शर्म का एहसास होना चाहिए। क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? राधिका खेड़ा जी के साथ क्या हुआ कल के इंटरव्यू में उन्होंने खुद बता दिया सब कुछ। तो इस तरह की बातें कर कौन रहा है? ग्राउंड पे कर कौन रहा है? हमें उसके बारे में देखना है। ठीक है, अगर ये ऐसी बातें करके जनता को भ्रमित करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा और भरपूर मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तीसरे चरण का जो ये चुनाव है वो आरक्षण पर केंद्रित होता जा रहा है। आरक्षण कौन किसको देगा, किसमें आरक्षण बढ़ेगा, किसका घटेगा, इस तरीके की बातों को जिस ढंग से रखा गया वो एक केंद्रित मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है और वोटिंग जारी है तो भी इस पर चर्चा हो रही है। पहले चलते हैं वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी, क्या लग रहा है कि ये मुद्दे बनाए गए हैं, इसको जनता कैसे एक्सेप्ट कर रही है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या इसे जनता स्वीकार भी कर रही है या ये केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित मुद्दे हैं? लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से वोटिंग हो रही है वो एक अच्छा संकेत है। लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक 60% से ज्यादा मेरा मानना है कि वोटिंग हो चुकी है और वो अभी 1 घंटे का समय लगभग बाकी है, तो ये अच्छा संकेत है। अब सवाल आरक्षण पे आ रहा है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर हो रहा है। लेकिन मुझे आज जो लालू यादव के बयान है वो तो वही हुआ ना, आ बैल मुझे मार। क्या जरूरत थी ऐसे बयानबाजी करने की? ये तो भाजपा चाहती थी ना कि कांग्रेस ऐसा कुछ बयान दे जिससे फायदा उनको हो। ये तो स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई ना। जहां तक विरासत टैक्स, आप अमेरिका में बैठा है सैम पित्रोदा, वो विरासत टैक्स की बात करते हैं तो अमेरिका जैसे देश इंडिया में नहीं है। इंडिया में अमेरिका ये लोग एक पार्टी के डिसाइडर नहीं है, एक अंग हो जरूर हो सकते हैं, पर ये जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो एक कांग्रेस के प्रशंसक रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं, राजीव जी के अच्छे दोस्त रहे हैं, तो इसीलिए लोग उनको ये सोचते हैं अगर पित्रोदा जी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कनेक्शन है। ये आम जनता में या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो जो बात कही है, हालांकि पित्रोदा जी ने इस संदर्भ में ये बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसा होगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है विरासत टैक्स, ये विरासत टैक्स भारत जैसे राज्यों में, देशों में भी होनी चाहिए। लेकिन जब बात भारत में आती है तो ये ऐसी यहाँ की कोई ऐसे जो टैक्स है वो यहाँ बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। और आरक्षण का जहां तक सवाल है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कर करके तो देश को आज मोदी जो प्रधानमंत्री है वो जो जब भी भाषण दे, मोदी के भाषण आप सुनिए, एक पहले चरण के बाद से कभी ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गरीबी, ना भूखमरी पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो सीधा सीधा जो ये कांग्रेस के लोग जो मुद्दे उठाते हैं उस पे वो टारगेट कर रहे हैं।
और ये सेल्फ गोल जो है वही भारी पड़ रहा है क्या वही कांग्रेस को? बिल्कुल 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 आपने सही कहा, और यही भारी पड़ेगा। ठीक है सादिक जी, क्या ये का इससे सहमत हैं आपके लोग, आपके नेता, आपके घटक दल इस तरीके की स्थितियां बना रहे हैं जो आप लोगों के लिए यही मुसीबत बन रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जाऊंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कर्नल साहब ने जो बात कही सैम पित्रोदा कोई कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, और दूसरी बात वो कोई सीडब्ल्यू से नहीं है। अब उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस के मित्र रहे हैं, अब आपके हंसने से ऐसा नहीं होता है। अब ऐसे तो पूरी दुनिया कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। आपके हमारे सबके वंशज कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट दिए थे, कांग्रेस विचारधारा के रहे थे, तो अब उसको आप कर्नल साहब को भी कांग्रेसी मान ले या आपको भी कांग्रेसी मान ले, ऐसा नहीं है। तो ये उनके निजी विचार थे, और उन्होंने किस संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में कही, ये बात ठीक है। और दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी है, उनकी पार्टी है, वो हमारे जो घोषणा पत्र है उस पर हमने सामाजिक न्याय की बात की है, जो हमारी गारंटी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, जो भारत का महान संविधान है जिसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो बदलने का हमें भारी बहुमत 400 पार कर दीजिए तो हम बदलेंगे। तो हम अपने संविधान पे भरोसा करते हैं, और संविधान के अनुसार जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उनको आरक्षण की बात कही गई है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदरणीय जो पत्रकार महोदय ने भी ये बात की कि अगर 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अगर इस तरह के कुछ कार्य किए हैं कि उन्हें भरोसा है कि 400 पार 500 पार की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने कार्यों पे लड़ते हैं? अब मैं भारतीय जनता पार्टी का क्या घोषणा पत्र है, उनके जो प्रवक्ता बैठे उनके मुंह से भी नहीं सुना, ना मैंने कभी आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से सुना। आज जो पेपरों में बड़े बड़े, चूंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने बहुत लाखों करोड़ों रुपए का चंदा वैक्सीन बेचने वाली कंपनियों से भी, बेचने वाली कंपनियों से, ठेका दिलाने के वाली कंपनियों से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से जो एक भ्रष्टाचार के नाम पर चंदा इकट्ठा किया है, तो उसी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की, तो ये तो खुद इनका बताने के लिए, इनके पास उपलब्धियां बताने के लिए शून्य है। तो इस तरह से ये ठीक है, बीजेपी की क्या उपलब्धियां हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आएंगे कर्नल जी के पास, लेकिन पहले चलते हैं भोपाल की ओर, जहां पर वोटिंग के आखिरी चरण में क्या स्थिति है, एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता प्रिंस गुप्ता बने हुए हैं हमारे साथ। प्रिंस, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बताइए प्रिंस, आखिरी समय में किस तरीके की वोटिंग की स्थिति है, लोगों में कैसा उत्साह आखिरी समय में, आखिरी चरण में बना हुआ है? जी बिल्कुल, अगर हम सुबह से बात करें तो सुबह 7 बजे से भोपाल में वोटिंग शुरू हो गई थी, और लगातार लोगों में उत्साह बना हुआ था। किसी भी बूथ पर अगर हम चले जाएं या गए तो स्वाभाविक है कि लोगों की काफी लंबी कतारें थी, भीड़ थी। हर आयु वर्ग के जो लोग थे वो वोट डाल रहे थे, और खासतौर से अगर हम बात करें तो बुजुर्ग जो मतदाता है वो भी, कोई व्हील चेयर पर आ रहा है तो कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई केयरटेकर उनको ला रहा है। तो इस तरह के कई दृश्य हमको सुबह देखने को मिले, और उसके बाद लगातार लोगों के मन में उत्साह रहा वोट करने को लेकर। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा तो उसके बाद धूप तीखी होने लगी, और धूप तीखी होने लगी तो मतदाता थोड़ा कम आना शुरू हो गए बूथ पर, और थोड़ा वोट जो डालने वाले लोग हैं, कहें कि थोड़ा सा बूथों पर सन्नाटा सा दिखने लगा। कई बूथ तो ऐसे थे जहां पर इक्के दुक्के लोग आ जा रहे थे दोपहर में। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक गर्मी का असर रहा है दोपहर में कि लोग वोट डालने कम आए, लेकिन 4 बजे के आसपास से फिर लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है, और लगातार वोट डाल रहे हैं। जो 1 घंटे का समय अभी बचा हुआ है उसमें लगातार वोटिंग होगी। सबसे बड़ी बात मैं करूं भोपाल की और भोपाल के आज के मतदान की, तो ये देखा जा सकता है कि कई रंग देखने को मिले। तमाम राजनेताओं ने जो यहाँ वोट डालते रहे हैं, राजधानी में यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने वोट डाले। उसके साथ तमाम उन लोगों ने भी वोट डाले जो उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं, 100 साल की उम्र पार कर चुकी एक महिला ने भी वोट किया है। तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट किया है उन 18 साल से उम्र के, ज्यादा से उम्र के लोगों ने भी, बच्चों ने भी वोट किया है। अभी कोई कतार दिख रही है तो हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाइए कुछ मतदान केंद्र का नजारा अगर देख पाए तो। मोहन जी, इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ, मुख्यालय में हूँ, अभी मतदान केंद्र पर नहीं हूँ मैं, तो इस वक्त मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन मैंने जो अभी दोपहर में तमाम मतदान केंद्रों पर जाकर नजारा देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं पास के एक मतदान केंद्र पर था, तो लोगों का जो रुझान था वापस अपने वोट पर था, और वोट डालने के लिए लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि थोड़ी ठंडक हो गई है। अभी धूप की जो तपिश है वो कम हो गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 22 जो उम्मीदवार है भोपाल में मैदान में है, और उसमें खास तौर से रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी की बात करूं, कांग्रेस बीजेपी की, तो जिसमें बीजेपी से आलोक शर्मा मैदान में है और कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव
मैदान में है, तो स्वाभाविक है कि दोनों को लेकर काफी चर्चाएं भी रही है और लोगों ने अपना अपना मत भी अब ईवीएम में बंद कर दिया है। और स्वाभाविक है कि जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेंगी, इनकी गिनती होगी वोटों की, तो किसकी ओर रुझान जनता का जाएगा, किसकी तरफ विश्वास जाएगा। क्योंकि एक परंपरागत बीजेपी की वोट बैंक मानी जाती है, भोपाल सीट मानी जाती है भोपाल, यहाँ बीजेपी के सांसद लगातार रहे हैं। और अब आलोक शर्मा जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो एक बार यहाँ से महापौर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उसके बाद पिछला विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा जो कि वो हार गए थे। वहीं अरुण श्रीवास्तव की बात करूं तो उनका भी बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है और कई जो पार्टी के पद हैं उन पर वो रहे हैं और काफी रूट लेवल पर काम किया है। ठीक है, चलिए आप नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। अब करीब आधा घंटा का ही समय बाकी है और वोट करने के लिए लोग मतदान केंद्रों की ओर रुख किए हुए हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि आज के खास जो मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग पैटर्न पर असर हो सकता है, उस पर हम प्रतिक्रिया ले रहे थे। कांग्रेस ने जो बातें कही थी उसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कर्नल ईशान जी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, ये जो स्थितियां बनी हैं कि हिंदी बेल्ट में एक इस तरीके के मुद्दे को जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, उसे हवा देकर जीत की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी 2019 की जीत को बीजेपी बरकरार रख सके, इसलिए इस तरीके के मुद्दे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मोहन जी, सबसे पहली चीज ये है कि अभी आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने, वो तो निष्पक्ष है, किसी पार्टी से नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि खुद ही ये मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं। आप मेरे को बताइए, आज आरक्षण की बात, मुस्लिमों को आरक्षण और इसकी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट इस पे आरक्षण के मुद्दे पे बोलता हूं। काका साहब कालेलकर कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट को 30 वर्षों तक कांग्रेस ने दबा के रखा। तत्पश्चात मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया और उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने उसके हिसाब से फिर जो है आरक्षण लागू हो गया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आरक्षण लागू हुआ, क्या ये कांग्रेस ने किया? कांग्रेस तो इसको दबा के रख रही थी। जहां तक धर्म के आधार पर, या बल्कि बोलूं कि पंथ के आधार पर, धर्म की बात नहीं करता हूं, पंथ के आधार पर अगर हम बात करते हैं आरक्षण की, बाबा साहब अंबेडकर जी भी ये कहते थे कि धर्म के आधार पर किसी तरह के आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि कांग्रेस के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी इसका विरोध किया था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा कौन उठा रहा है? आप मुझे बताइए। चाहे अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको लगा कि मैंने सैम पित्रोदा का नाम लिया, मैंने नहीं लिया था, वो खैर कोई बात नहीं। सैम पित्रोदा जी ओवरसीज कांग्रेस के कन्वीनर हैं। ओवरसीज कांग्रेस का कन्वीनर अगर अमेरिका में बैठकर एक बयान देते हैं तो उसके ऊपर बातचीत होगी या नहीं होगी? ठीक है, कांग्रेस उससे अपने को अलग कर ले रही है, लेकिन मुद्दा तो ये बनाएंगे। हमने कार्य किया है, हम अपने कार्यों पर मांग रहे हैं वोट। हम जनता के आशीर्वाद के लिए जाते हैं अपने कार्यों के आधार पर। क्या कार्य किए इसकी बात हो रही थी। आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे हम हैं और तीसरे पे चीन बैठा है। सेना का जो प्रोडक्शन है आज की तारीख में हम तीसरे नंबर के एक्सपोर्टर हो चुके हैं डिफेंस एक्सपोर्ट में। क्या ये सब अचीवमेंट नहीं है? महिला सशक्तिकरण 370 हटाना, 370 हटाने के लिए इच्छा शक्ति और ईमानदारी और राष्ट्र धर्म चाहिए था, जो कि हमारे पास था, मोदी जी में था, अमित शाह जी में था, हमारी सरकार में था, हमने वो हटाया। 3 तलाक, क्या मुस्लिम बहनों को वो 3 तलाक से निजात नहीं मिलनी चाहिए थी? हमने वो हटाया। क्या 5000 वर्षों, 500 वर्षों, जो भी कह लीजिए, इतने सालों से बहुसंख्यक आबादी के ऊपर एक ये राम मंदिर का विषय था, सनातन का विरोध हमेशा कांग्रेस ने किया। क्यों करते हैं आप? तुष्टीकरण अगर नहीं करते हैं तो आप एक धर्म विशेष, अपने संविधान में पहले पंथ निरपेक्ष था,
आपने क्यों उसमें जो है धर्मनिरपेक्ष किया? ठीक। धर्म का लेकिन अर्थ कर्नल ही जी ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपके घोषणा पत्र की भी तो चर्चा करें, आपने क्या करने वाले हैं इस पर बात कम हो रही है, कांग्रेस क्या करने वाली है इस पर बात ज्यादा हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता को घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए था चर्चा में आने के पहले। यहां बैठ के मैं उसको पढ़ना शुरू करूंगा तो चर्चा नहीं हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अपने वचन पत्र में हम लेके चल रहे हैं सभी वर्गों का जो आज हुआ है डेवलपमेंट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस सोशल डेवलपमेंट, इन दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। हम खाली ये नहीं कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष की बात करो। हमने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी वर्ग विशेष, जाति विशेष या पंथ विशेष को वोट बैंक नहीं समझा है। हमने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी की बात की है ना। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आज की तारीख में जितने भी डेवलपमेंट हुए, जो भी सकारात्मक चीजें देश में हो रही हैं, किसी भी ठीक है, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, लेकिन जो चीजें राष्ट्र गौरव से संबंधित होती हैं उसमें विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आएंगे आप लोगों से एक एक प्रतिक्रिया और लेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, तो चर्चा को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुना से उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का एक नई ऊर्जा क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उसी का एक तरीके से झलक हमको आज इस मतदान में हमको तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसके बाद सोनिया गांधी ने भी वोट की अपील को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। सोनिया गांधी की अपील वोटरों से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों। चलिए अब रुक कर लेते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट पर भी आज वोटिंग हुई है। क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, आइए सुनते हैं। हमारा ये प्रयास है कि चुनाव निष्पक्ष हो और बेमतलब को किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, फर्जी वोटिंग नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ फर्जी वोटिंग हुई हमारे लोगों ने आपत्ति की है और आपत्ति करने पर थोड़ा सा विवाद हुआ, लेकिन सुलझ गया मामला। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को दाद देता हूँ कि बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। हाँ, शिकायतें स्वाभाविक है। देखिए, मशीन तो मशीन है और मेरा तो हमेशा से कहना ही है कि ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं है।
बिकॉज वोट हम डालते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता वोट कहाँ जाता है। और सीधी सी बात है कि वीवीपैट मशीन में सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो सॉफ्टवेयर ही निर्णय करता है क्या होगा। मैं कुछ भी डालूं, लेकिन सॉफ्टवेयर चाहेगा वही प्रिंट होगा, वही गिना जाएगा। इसी बात को लेकर मेरी आपत्ति शुरू से रही है। तो ये थे दिग्विजय सिंह। इसके पहले हमने आपको सुनाया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, सोनिया गांधी ने क्या कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात दिग्विजय सिंह ने कही है। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से आशंका बलवती हो रही है कि ईवीएम जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सारिक रईस खान जी, वोटिंग का प्रतिशत तो बढ़ रहा है, पर आशंका अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है कि ईवीएम क्या फुल प्रूफ है, क्या उस पर पूरी तरीके से कांग्रेस विश्वास करती है। दिग्विजय सिंह तो इशारों में बता रहे हैं कि अभी भी उनको विश्वास नहीं है। जिस तरह से देश में संवैधानिक संस्थाओं का पिछले कुछ वर्षों में दुरुपयोग हुआ है, उसके माध्यम से जो विपक्ष नेता क्या कहूंगा, जो निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, उन लोगों को संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से दबाया गया है, उन पर डराने का धमकाने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारियां की गई है, केस बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी में जो गए हैं नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से रहे, दूसरी पार्टी से रहे, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे, उनको बरी कर दिया जाता, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ जिस तरह से जो चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। और केवल दिग्विजय सिंह जी की नहीं, जो भी हमारे निष्पक्ष और भी पार्टियों के हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी लगातार समय समय पर इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की है। लेकिन चीज ये देखिए, अभी ये चुनाव मैदान है, चुनाव मैदान में तो हमें लड़ना है और हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम अपनी गारंटियों के साथ लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जैसा कहा, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लालू यादव जी की बात को उठाया, सैम पित्रोदा की बात को लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों में बहस हुई। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि कर्नाटक में इनके सहयोगी दल, जिनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 56 इंच के सीने को पूरे तान के वोट मांगा था, प्रज्वल रेवन्ना, मास रेपिस्ट, 1000-2000 महिलाओं ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाई, उनके और उनके पिता के ऊपर भी जरा सा इस तरह की चुनावी सभा में कुछ बात कहना था, कुछ खेद व्यक्त करना था उन माताओं और बहनाओं से जिनका वो करना था। अभी राधिका खेड़ा की बात इन्होंने की। राधिका खेड़ा की किस तरह से स्क्रिप्टेड थी कि चुनाव में वोटिंग के 2 दिन पहले उसने अनर्गल आरोप लगाया हमारे मीडिया विभाग प्रमुख पे। उस मीडिया विभाग के प्रमुख को 25 साल से मैं जान रहा हूं, 25 साल से पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं मोहन जी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो उन्होंने स्तरहीन उन पर लाछन लगाया है, इस तरह की बात किसी को समझ में आती है। और प्रधानमंत्री जी को और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र को मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि धर्म आधारित आरक्षण की बात इनके एक आंध्र प्रदेश के एक सहयोगी और है, चंद्रबाबू नायडू, और एक फिल्म स्टार है कोई, जिनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहीं न की। लेकिन उस बातों को उठाया नहीं जाता, उस बातों पर चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। तो भाई जो इनके बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो उसी बातों को उठाते हैं जिससे कहीं ना कहीं पे एक मत विभाजन की स्थिति बने और लोगों को एक लगाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने फिर एक बार पुनः कह रहा हूं कि बुनियादी मुद्दों से दूर हटकर घोषणा पत्र पढ़ के क्या बताएंगे। अरे भाई पूरा घोषणा पत्र मत बताइए, कुछ तो ऐसी 5 बात बताइए कि जिसमें लोगों के लिए कुछ विजनरी चीजें हो, हमारे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, वो किसान जिनके लिए 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे और गाहे बगाए वो साल भर 2-2 साल तक आंदोलन करते रहे। इनके एक सांसद, इनके जो केंद्रीय मंत्री है, उनके बेटे ने गाड़ी चला के इनको कुचल दिया कि उन किसानों को। तो भारतीय जनता पार्टी उस पर बात करने के बजाय इस तरह से लोगों को केवल दिग्भ्रमित कर लोगों की भावनाओं भड़काकर वोट करने की राजनीति कर रही है, सत्ता पे बने रहने के लिए। हमारी जो लड़ाई है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में, जो हमारा संविधान पे विश्वास है, हमारा लोकतंत्र पे विश्वास है, लोगों पे विश्वास है, उसके पे हम आज भी कायम है और हम आने वाले लोकसभा चुनाव में ये ईवीएम का मसला खत्म ही नहीं हो रहा। वोटिंग पे वोटिंग हो रही है, लेकिन ईवीएम पे अभी भी आशंका है। दूसरी बात, मुद्दों को लेकर तो दोनों पक्षों में बहस हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये ईवीएम पर विश्वास कब जमेगा? जब विपक्ष खुद जीत जाएगा तभी क्या विश्वास करेगा? क्या दिग्विजय सिंह शुरू से ही ईवीएम पे सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो गया तो इस पे अब विश्वास उठाना लाजमी नहीं है।
इसको तो क्लोज हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। आप वीवीपैट के 5 ईवीएम पे गिनती करने की अनुमति है, आप वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती 5 ईवीएम में कर सकते हो, तो इस पे अब कोई चर्चा होना उचित नहीं है कि ईवीएम पैट में अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या ना। हाँ, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आप नए विधेयक ले आओ, नए ले आओ, कराओ पर्ची में। जहां तक मुद्दों की बात है तो बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने मुद्दे हैं और हर एक दल तो ये चाहेगा ना कि विपक्षी दल का जो मुद्दा है, जो हमको जिससे हमें लाभ हो, वो तो उठाएगा। बीजेपी कर क्या रही है? वही तो कर रही है। कांग्रेस के जो लोग हैं कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं, या कांग्रेस गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो बीजेपी को लगता है उससे उनको फायदा है और वो उस मुद्दे को वो हवा देने का काम कर रहे हैं। तो इसमें किसी तरह की कोई, हर एक पार्टी पॉलिटिकल में, राजनीति में बोलते हैं ना कि साम दाम दंड सभी भेद अपनाए जाते हैं और वो अपनाया जा रहा है और ये चुनाव में होता है। तीसरे चरण के चुनाव के इन वक्त पर जब मतदान चल रहा है, उस समय लालू यादव ऐसी बयानबाजी करके क्या बताना चाह रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण देना जरूरी है, ये क्या बताना चाह रहा है? इस पे तो इतनी चर्चा हो गई है, इतनी चर्चा हो गई कि उसे तो अब बंद, पूरी तरह क्लोज कर देना चाहिए। तो ये बयानबाजी जो है वो तो आगे भी चलती रहेगी। अभी मेरे को लग रहा है ये चौथे चरण के लिए एजेंडा सेट हो गया, अब इसी पर चर्चा होगी। जी, देखिएगा आप, भाजपा के जितने नेता है, प्रधानमंत्री से लेकर छोटे निचले स्तर के कार्यकर्ता तक, अब इस मुद्दे को हवा देंगे। के लिए इस मुद्दे को सेट करके आगे चलेगी। कर्नल जी, विजय सिंह जी का रिकॉर्ड है, जब भी चुनाव होता है उसके पश्चात तत्काल वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार चुनाव हुआ नहीं था, उसके पहले उन्होंने शुरू कर दिया। कर्नाटक के ईवीएम में दिग्विजय सिंह ने सॉफ्टवेयर लगवाया था, तेलंगाना के ईवीएम में दिग्विजय जी ने सॉफ्टवेयर ठीक करवाया था। कैसी बात करते हैं। और जैसे संजय जी ने कहा, जो मुद्दा अदालत ने फैसला दे दिया उसके ऊपर भी अगर, उसके बाद भी अगर आप किसी चीज पे लांछन लगा रहे हैं तो ये अदालत की अवमानना ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता। प्रज्वल रेवन्ना का केस निकल के आता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को सरकार किसकी थी कर्नाटक में? कांग्रेस की। वोटिंग किस दिन थी? 26 अप्रैल को। 2 दिन कांग्रेस की सरकार सोती क्यों रही? क्योंकि वोकालिंगा बेल्ट का चुनाव बाकी था। वोकालिंगा बेल्ट के चुनाव में वोटों पर असर पड़ सकता था, इसलिए इन्होंने उस मुद्दे को दबा के रखा अगले 4 दिन। और ये बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है कि उसको विदेश क्यों जाने दिया। आप किसी भी सांसद, किसी भी व्यक्ति को आप विदेश जाने या कहीं भी आने जाने से तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या एफआईआर कुछ ना हो जाए। जब कुछ हुआ ही नहीं, जब सरकार ने कुछ किया ही नहीं वहां की सरकार ने, तो आप कैसे उसको रोक देंगे? 2 चीजें। तीसरी चीज, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक और चीज बोली कि आप 5 बता दीजिए। मैं आपको और भी ज्यादा बता देता हूं। घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं आप, वचन पत्र की बात करता हूं, सुनिएगा। गरीब परिवारजन को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है वो अगले 5 वर्ष तक भी लागू रहेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत और भी लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार का आवास का सपना भी पूरा किया जाएगा और उनको उस आवास की योजना भी रहेगी। नारी शक्ति सशक्तिकरण की तरफ और भी कदम उठाए जाएंगे। जैसे हमने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, उस तरह से उनको सशक्त बनाने की तरफ और लखपति दीदी बनाने की तरफ हमारा जोर रहेगा। ड्रोन पायलट्स बनाई जा रही हैं महिलाएं, युवाओं को। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जो अनियमितताएं सभी राज्यों में होती हैं, उनमें केंद्र स्तर पर कड़े कानून बनाए जाएंगे और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिना किसी आर्थिक और उस चीज को ध्यान में रखे हुए 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज दिया जाएगा और जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। किसानों का सम्मान, पीएम किसान
और पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से लगातार वित्तीय सहायता चालू रहेगी। उचित मूल्य समर्थन के साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मत्स्य पालक परिवारजन, जो कि आज तक किसी ने नहीं सोचा, उनको भी अब पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करके बीमा कवरेज को बढ़ाएंगे और बुनियादी सुविधाएं निश्चित करेंगे। श्रमिकों का सम्मान, प्रवासी मजदूर, ऑटो, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर का ई श्रम पर पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। एमएसएमई, छोटे व्यापारी और विश्वकर्माओं को आर्थिक लाभ और उनको सहयोग दिया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास की बात, जनजातीय संस्कृति का सम्मान और संरक्षण। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वन उपज पर आधारित स्टार्टअप और एसएचजी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग में कर्नल जी आऊंगा, आपका एक ब्रेकिंग से अवगत करा देते हैं दर्शकों को। हमें एक बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर फर्जी वोटिंग की। नरेला विधानसभा के ऐशबाग में फर्जी वोटिंग का मामला। यहां पर मौके पर मंत्री कैलाश सारंग मौजूद हैं। विवाद की स्थिति बनी है, फर्जी वोटिंग हो रही थी और शिकायत पर खुद मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे और उन्होंने फर्जी वोटिंग रुकवाई। क्या कुछ नजारा था वहां पर, क्या कुछ हुआ, आपको दृश्य के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बिना आई कार्ड देखे वोटिंग कराई जा रही थी। चलिए, इस तरीके की फर्जी वोटिंग जैसी खबरें भी कई आई हैं और कई लोगों को वोटिंग करने नहीं मिला, इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं। तो एक ये बड़ी खबर थी जिसमें फर्जी वोटिंग की बात सामने आई, तो वहां पर भाजपा नेताओं ने ये फर्जी वोटिंग रुकवाई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हम बात कर रहे थे, कर्नल जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। सारिक जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हीं से इस बात की शुरुआत करते हैं कि चलिए, ये तीसरा चरण भी हो गया और इस तरीके के मुद्दे अब हावी होते जाएंगे। हिंदी बेल्ट का चुनाव शुरू हो गया है, अब कर्नाटक भी खत्म, गुजरात भी खत्म। इस तरीके की स्थितियों के बाद अब उत्तर भारत की ओर बढ़ता हुआ चुनाव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटें चुनाव में अब लड़ी जाएंगी। दिल्ली में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, आगे चरणों में किस तरीके की रणनीति अब कांग्रेस बनाएगी इन चुनावों को देखते हुए, यानी 3 चरण के चुनाव को देखने के बाद? सारिक जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस जो पहले चरण से अपने हमारी जो प्रमुख रूप से न्याय योजनाएं हैं, जो हमारी गारंटियां हैं, समाज के सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखते हुए हम उसी पे काम करते हुए कार्य करेंगे। चलिए, आज पहली बार किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से हमें जो घोषणा पत्र है उसके बारे में जरा सा इल्म हुआ। हालांकि वो सब पुराना है, जो योजनाएं या तो पहले से ही चल रही है कांग्रेस के समय से, या ऐसी कोई योजना जिसमें ठोस नहीं है। और रही बात स्वास्थ्य योजना की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति के लिए कांग्रेस सरकार ने आने वाले समय में 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। आपको भी जान दो, और श्रमिकों के लिए जो मनरेगा की योजना हमारी कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार में आई थी, उसको केवल ग्रामीण ही नहीं, शहरों में भी उस योजना को लागू किया गया है और उसकी जो मजदूरी की दर जो आज तक 220 रुपए है, उसे बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा। तो इस तरह से ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं और हमारी महिला बहनों को तो 1 लाख रुपए हम महालक्ष्मी न्याय योजना के माध्यम से देकर उनका वो करेंगे, हमारे जो नौजवान साथी है। और रही बात है रोजगार देने की, बात कर रहे थे, 30 लाख पद तो अभी वर्तमान में खाली पड़े हैं। और हमारी गारंटी पत्र में यह भी है कि सरकार बनने के पहले ही साल में सबसे पहले उन 30 लाख पदों को भरा जाएगा। और जो हमारे शिक्षित, स्नातक, डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी हमारे नौजवान साथी है, उनको 1 लाख रुपए की सहायता भी उनके रोजगार मिलने तक में, उनकी नौकरी लगे तक में उनको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। तो हमारी जो बातें हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा एक विजन है कांग्रेस पार्टी का, और इस देश के संविधान के ऊपर जो एक हमारा
भरोसा है, उसके ऊपर ही बात रखते हुए हमने जो अपनी बातें कही और हमें पूरा विश्वास है कि भारत की जनता इस बार, मैंने अपने इस वक्तव्य की और इस बहस के शुरुआत में ही कहा था कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो बार बार अब ये भारत 370 की बात बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद में क्यों वहां पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की? लोकसभा की 3 सीटों में भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किए, क्यों अभी आज तक वहां पे 3 साल में विधानसभा चुनाव नहीं किए? इतना ही इनका उस पर गर्व है तो चुनाव लड़ा के भारी बहुमत ला के देख ले। तो इस तरह की बातें केवल जनता के मन में एक ध्रुवीकरण करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही, लेकिन इस तरह की बातों से अब जनता चौथे चरण की क्या रणनीति है? ठीक है, कांग्रेस की रणनीति समझ में आ गई। कर्नल जी, आप लोगों के पास क्या बचा है? किस तरीके के तर्कस में अब तीर हैं? मोहन जी, हमारे तर्कस का तीर सबसे बड़ा हमारे कार्य है, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है कि सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए हर वर्ष देंगे। आधी आबादी इस देश की महिलाएं हैं। आप गूगल पे अभी चेक कर लीजिए, हमारा बजट 2023-24 का ही 27 लाख करोड़ का है और जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है 45 लाख करोड़ है। महिलाओं को सभी को 1-1 लाख रुपए देने की बात कहां से कर रहे हैं? वस्तु स्थिति का ज्ञान करिए, तब आगे बात करिए। कोई विजन नहीं है। मैं तो सच बता रहा हूं मोहन जी, आपके माध्यम से मैं सही कहना चाहता हूं, कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्मावलोकन की आवश्यकता रह गई है। अस्तित्व बचाने की लड़ाई है इनकी। और आज बोल रहा हूं आपके चैनल पर, 4 जून को फिर बुला लीजिएगा, फिर हम लोग इसको प्रूफ। एक मिनट शारिक जी, 1 मिनट, आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए अभी। तो आपने जो बोला टाइम मैंने बताया नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। नहीं, इसमें भी महिलाओं में केवल गरीब रेखा की महिलाओं को दिया जाना है। नहीं, सभी महिलाएं बोला है, पूछिए आप इनसे। 40 सीट से ज्यादा देश में नहीं पाएगी कांग्रेस। आज मैं बता रहा हूं मोहन जी, नोट करिए। और अगर 40 से ज्यादा पा गए तो मैं भी होऊंगा 4 जून को, शारिक जी से चर्चा फिर से कर। ठीक है, चलिए, आधी आबादी को अपनी ओर करने की कोशिश रहेगी, हमें लगता है चौथे चरण में। टिप्पणी ले लेते हैं राजनीतिक विश्लेषण संजीव वर्मा जी का। वर्मा जी, क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने ही जीत दिलाई और मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना का असर रहा, तो अब एक बार बहनों के जरिए अपनी ओर वोट करने की कोशिश कांग्रेस की दिख रही है। क्या इसमें वो सफल होगी? और यही एक बड़ा जो है केंद्रित मुद्दा होगा चौथे चरण के लिए। देखिए, सफल होना ना होना ये तो बाद में वास्तविक रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन आपने सही कहा कि महतारी वंदन यहाँ लाडली बहना में एमपी में, और अभी जो महिला न्याय की जो 1-1 लाख की बात कही गई है वो कैसे पूरा करेगी कांग्रेस, ये तो वही जाने, लेकिन इसका असर तो देखने को मिल रहा है। लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हर जगह फॉर्म भरवाया गया, हर एक लोकसभा क्षेत्र में फॉर्म भरवाया गया, लेकिन मुझे अब लगता है ये 3 चरण के बाद चौथे चरण के जो चुनाव है वो अब पूरे जनहित या आम जन के मुद्दों से भटकता हुआ दिख रहा है। आगामी चुनाव पूरी तरह से हिंदुत्व और धर्म को लेके लड़ने की इच्छा सभी लोगों में दिख रही है। लालू यादव ने उसकी आज शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री ने भी इसको टारगेट किया है। प्रधानमंत्री का आज एक ट्वीट भी आया था, उन्होंने मुसलमानों से आत्म मंथन करने की बात कही थी उस ट्वीट में। इसको भी लोगों को देखना चाहिए। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चों का भविष्य खराब न करें, आत्ममंथन करिए। ये प्रधानमंत्री का आज का ट्वीट था 5 घंटा पहले का। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसको भी लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि जो चुनाव अभी तक का हुआ है और आगे जो भी 4 चरण के चुनाव बाकी है, यदि इसी तरह होते जाए आरक्षण और धर्म और जाति समुदाय, तो फिर आप वास्तविक मुद्दों से, जो आम जन के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, उससे आप भटकते हुए दिख रहे हैं, तो फिर क्या होगा ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी मामले में बीडी शर्मा जो कि प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के और बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनका कुछ क्या कहना है, उससे भी काफी हद तक हमें एक लाइन लेंथ मिल जाएगी अगले चरण के लिए। वो सुन लेते हैं बीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। चलिए बीडी शर्मा के बयान को कुछ देर बाद सुनेंगे, लेकिन उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। मोदी है तो मुमकिन का नारा देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट की अपील की थी। विश्वास है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है जो भारत को अग्रसर कर रहा है विश्व पटल पर,
एक नई ऊर्जा क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उसी का एक तरीके से झलक हमको आज इस मतदान में हमको दिख रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, अब वोटिंग प्रतिशत की आखिरी जानकारी आ चुकी है। 6 बज चुके हैं। जी हां, आपको एक बड़े अपडेट से अवगत करा देते हैं। 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही अब वोटिंग खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी में वोटिंग खत्म, और 6 बजे तक जो लोग मतदान केंद्र के परिसर में पहुंच गए हैं उनकी वोटिंग होती रहेगी। लेकिन अब विधिवत रूप से 6 बजते ही वोटिंग प्रक्रिया खत्म होगी। जहां पर वोटर नहीं है वहां पर अब वो वोटिंग मशीन को विधिवत सील पैक करके स्ट्रांग रूम में भेजने की प्रक्रिया चलेगी, और जहां वोटर हैं वहां पर वोटिंग होते रहेगी। तो 6 बजते ही एक बड़ा अपडेट, मतदान खत्म, तीसरे चरण का मतदान खत्म। और जो जानकारी हमें 5 बजे तक की मिली है, 5 बजे तक की ब्रेकिंग से हम आपको अवगत करा रहे हैं। करीब 50 से 55% के औसत वोटिंग की जानकारी आई है। वैसे ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि ये 1 घंटे पहले तक के आंकड़े हैं। 50 से 55% तक की वोटिंग औसत रूप में हुई है, और उत्तर प्रदेश में वोटिंग इस बार भी कम होने की जानकारी आ रही है। एक एक करके टिप्पणी लेते हैं। पहले संजीव वर्मा जी, वोटिंग प्रतिशत कम होना क्या बताता है? संजीव जी, एक आखिरी चरण में हम एक आखिरी राउंड जो ले रहे हैं पैनलिस्टों का, उसमें आपकी क्या इस पे टिप्पणी है? ऐसा माना जाता है कि यदि वोटिंग परसेंट अधिक होता है तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जाता है, लेकिन यदि वोटिंग परसेंट कम होता है तो ऐसा बोला जाता है कि लोग मान लेते हैं कि सरकार तो इसी की आनी है, तो कई लोग निकलते नहीं है वोटिंग लेने। लेकिन ये मिथक कई बार टूटा भी है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होता है, लेकिन अमूमन पॉलिटिकल में या चुनाव में ऐसा माना जाता है। ये ओवरऑल परिदृश्य जो आप 55% के आसपास बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे और बढ़ेगा। 1 घंटा का भी समय है, आगे और बढ़ेगा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में जो आप 7 सीटों पे दिखा रहे हैं, उसमें तो मुझे लगता है अच्छा खासा वोटिंग हो रहा है। सर्वाधिक अभी 5 बजे तक के जो आप मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, उसमें सरगुजा और रायगढ़ में सर्वाधिक 74% वोटिंग अधिक बताया जा रहा है। 74% से भी अधिक बताया जा रहा है। तो अमूमन ऐसा जो वोटिंग होता है, तो एक तरह से बम्पर वोटिंग यदि होती है तो निश्चित रूप से लोगों के मन में भावना होती है, या तो वो सत्तारूढ़ पार्टी को ये चाहती है कि हमने अच्छा काम किया है तो उसको दें ऐसा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अधिक वोटिंग होती है तो अमूमन वो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जाता है, और कम वोटिंग होती है तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में होता है। लेकिन बीजेपी जो है, पिछले बार जब वोटिंग कम हुई थी बीजेपी परेशान हो गई थी कि क्यों कम हुई। तो ये अब आत्मचिंतन का विषय है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ डिबेट में बहस कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा खाका आपको 4 जून को ही पता चलेगा कि इसका क्या मजमून सामने आता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक विश्लेषण भी है कि वोटिंग प्रतिशत कम होना बीजेपी की चिंता बढ़ाता है, क्योंकि अधिकतम वोट उसे मिल चुके हैं। अब वोट कम करेंगे तो वही लोग वोट कम करने पहुंचेंगे जो कि पिछले बार बीजेपी को वोट दिए होंगे, ऐसा एक आकलन है। कर्नल साहब, इस आकलन से कितना सहमत हैं? और इसीलिए कई जगह चिंता दिखती भी है, और प्रधानमंत्री भी इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि वोट करो, वोट करो। जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो अभी तक आंकड़े आए हैं, मैंने ये अनुमान शायद आपके चैनल पे भी कुछ दिन पहले या दूसरे चैनल पे मैंने किया था कि आज की जो वोटिंग होगी वो कम से कम 70 से 75% के बीच होगी राष्ट्र में, प्लस मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज का दिन, मंगलवार है, वर्किंग डे होता है, आगे पीछे वर्किंग डे है। लोगों का वो जो छुट्टी वाली फीलिंग होती है वो नहीं रहती है, लोग मौजूद रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की कोशिश करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक चिंता का विषय की बात कर रहे हैं आप, हमें कम वोटिंग और ज्यादा वोटिंग की बात मैं नहीं कर रहा। जितनी भी वोटिंग हुई, मैं अगर 9 सीटें जिन पे चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में आज, अगर मैं उन सीटों की बात करूं, एक 1984 से लेकर 2019 तक हमारा वोट प्रतिशत हमेशा 50 से लेकर 65% के बीच में रहा है। इससे 50 के नीचे हम नहीं आए हैं। सिर्फ एक सीट पर 1996 में हुआ था जिसपे कि हम 46 पे आए थे। बाकी सभी सीटों पे
जिसपे दिग्गज लोग लड़ रहे हैं चुनाव। दिग्विजय सिंह जी जब लड़े थे पिछली बार 2019 में भोपाल की सीट पर 63% वोट के साथ हमें मिले थे और दिग्विजय सिंह जी करीब करीब 3.5 लाख वोटों से हार गए थे चुनाव। तो वोटिंग प्रतिशत जो भी होगा उसमें से ही प्रतिशत निकलेगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे वोटर वो निकले हैं, उन्होंने वोट दिया है। अब ये कम किसका हुआ है, ज्यादा किसका हुआ है, ये जैसे संजय जी ने भी कहा कि 4 जून को पता चलेगा। बट हम अपने कार्यों के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर और जो कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने सब काम किया है और मोदी जी की गारंटी के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वोट हमें पड़े हैं और हम मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेंगे और 400 पार जो हमने टारगेट फिक्स किया है हम पक्का उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो बीजेपी की अगर माने तो ज्यादा वोट प्रतिशत होता है तो भी बीजेपी को फायदा और कम होता है तो उसका भी फायदा मिलता है, ऐसा आकलन जो है जी, ऐसा आकलन ज्यादातर बीजेपी के लोग या बीजेपी समर्थित जो विश्लेषक है वो भी कर रहे हैं। कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस के लिए तो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। ज्यादा वोट प्रतिशत होता है तो भी फायदा मिलता है, कम होता है तो भी नुकसान होता है। क्या कहेंगे सारिक जी? देखिए, ये वोटिंग प्रतिशत और ये आकलन विकलन समायोजन पे ही आते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वोट डालते समय हमारी महिला बहनें जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा हुआ था उसे भी याद रखेंगी। जो कोरोना काल और नोटबंदी के दौरान जिस तरह के लोगों को अव्यवस्था हुई थी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई थी, उसे भी याद रखेंगे। हमारे नौजवान साथी उसे भी याद रखेंगे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी जो पूरी नहीं हुई। और निश्चित रूप से जो जितने भी वोट हुए जनता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया और केंद्र में एक सशक्त और मजबूत सरकार जो लोगों को विकास कर सके, युवाओं के बारे में सोच सके, महिलाओं के बारे में सोच सके, नौजवानों के रोजगार और उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे बेहतर हो सके, देश की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो सके, उस बारे में सोच सके। किसान जो हमारे देश की आत्मा होते, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होते, उनके बारे में सोच सके। हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई जो भी है, हमारे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति, उनके बारे में सोच सके। ऐसी सरकार केंद्र में कांग्रेस की आ सके, इसके लिए जितने भी प्रतिशत हुआ वोट का वो हुआ है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो वोट प्रतिशत ज्यादा मायने नहीं रखता, मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन इन सब विश्लेषणों के लिए जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो जानने के लिए हमें मतगणना तक इंतजार करना होगा। फिलहाल तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 50 से 55% के आंकड़े को तो पार किया जा चुका है। अभी 1 घंटे में और कितने आंकड़े बढ़ते हैं उस पर भी नजर रहेगी और अंतिम आंकड़े से अवगत कराएंगे तो एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में कर्नल ईशान जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और संजीव वर्मा जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और न्यूज के बाकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके के वोटिंग पैटर्न इस बार रहा है। तो नमस्कार।